नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते, और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट और स्पेस क्राफ्ट को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजती है। नए डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। अरे वो क्या है? वहां तो कुछ भी हो सकता है। एक रहस्यमयी ताकत ने अपोलो प्रोग्राम के एक स्पेसक्राफ्ट को मून से टकरा दिया। आपको लगता होगा कि हम सब समझते हैं, हम हर बात जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मून की सतह पर ली गई तस्वीर में वो दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। अगर वो सचमुच मून पर ही थे तो उनके वाइजर्स पर रिफ्लेक्ट होते वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं? वहां तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। और कुछ भूली बिसरी तस्वीरों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास की एक सबसे आइकॉनिक पिक्चर का सच सबके सामने ला दिया है। उस पर्टिकुलर इमेज को देखने पर इंसान का चेहरा नजर नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। नासा के मिशन में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये है नासा's unexplained files। जब एक अपोलो स्पेसक्राफ्ट मून की सतह से टकराया, बहुत से होशियार लोगों ने इस पर काफी गुणा भाग किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नासा ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आपको लगता होगा कि हम सब समझते हैं, हम हर बात जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जवाब मिले वो फिक्शन से ज्यादा चौंकाने वाले थे। कहीं हम किसी और के इलाके में तो नहीं ट्रेसपास कर रहे थे? 4 अगस्त सन 1971 लूनर सरफेस से करीब 120 किलोमीटर ऊपर अपोलो 15 के कमांड मॉड्यूल पायलट एल्फ्रेड वार्डन अपने स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटने के 3 दिनों के मुश्किल सफर के लिए तैयारी कर रहे थे। हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम ये सोचे बिना कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, और मून पर जाना तो बहुत बड़ी बात है। घर लौटने से पहले वार्डन को एक फाइनल मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना था। उन्हें वहां करीब 1 मीटर लंबा माइक्रो सैटेलाइट रिलीज करना था, जो कि वापस आने के बाद भी मून पर स्टडी करता रहता। हमने अपने फ्लाइट प्लान में उसे अच्छी तरह से प्रोग्राम कर लिया था, उस सेकंड तक कि हमें कब ये काम करना है। मुझे तो बस एक बटन दबाना था। मेरा काम सबसे आसान था। लॉन्च। उसे जाता हुआ देखने के बाद हमने अपने कंट्रोल रूम से कहा, वो चला गया, वो जा रहा है। ट्रैकिंग स्टेशन ने सैटेलाइट को देख लिया है। फिर हमारे देखते ही देखते वो गायब हो गया। वो सैटेलाइट चला गया था, और अब अगले 16 महीनों तक वो हर 2 घंटे में एक बार मून का चक्कर लगाने वाला था। उसे मून के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स का डेटा जमा करना था। वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब रहा कि अगले मिशन अपोलो 16 और एस्ट्रोनॉट्स ने फिर से वैसा ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बड़ी अनोखी घटना घटी। वो कुछ ऐसा करने लगा जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। वो अपने कोर्स से भटक गया और अनप्रिडिक्टेबली काम करने लगा। वहां कोई तो फोर्स थी जिसने स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को अनस्टेबल कर दिया था। उस सैटेलाइट की ऑर्बिट बार बार बदल रही थी। 3 हफ्ते के अंदर ही वो मून से करीब 128 किलोमीटर ऊपर उड़ते उड़ते सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। नासा की नजरें भी इस मिशन पर टिकी थीं, और उसे भी यह डर सताने लगा कि वो मून के काफी करीब पहुंच चुका है। और फिर लॉन्च के सिर्फ 35 दिन बाद नासा का उस स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट टूट गया, और फ्लाइट डेटा को एनालाइज करने पर स्पेस एजेंसी का डर सही निकला। वो प्रोब मून से टकरा गया था। उनका प्रेडिक्शन था कि वो 2 साल तक काम करेगा, लेकिन वो सिर्फ 35 दिन तक ही टिका। क्यों? नासा का स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही नहीं टकराया था।
उस सैटेलाइट क्रैश से नासा पर सवाल उठने लगे और लोग तरह तरह के स्पेकुलेशन करने लगे। क्या कोई ऐसा ग्रुप था, वो चाहे जो भी हो, वो हमें मून पर नहीं जाने देना चाहता था? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी और इलाके में ट्रेस पास कर रहे थे? भले ही ये बात अजीब सी लगती हो, लेकिन लूनर सरफेस के करीब अपोलो प्रोग्राम में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। पहले के इंसिडेंट्स के बाद नासा के साइंटिस्ट उन अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग से निपटने के प्रोसीजर्स अपनाने लगे। नासा ने ऐसी चीजों के लिए एक कोड बना रखा था, उन्हें कहा जाता था मून पिजन्स। ये भी उस इमेजिनरी का हिस्सा था जिसकी वजह से नासा ने उन पिजन्स की स्टडी शुरू की, वो चीजें जो खिड़की से बाहर नजर आती थीं। नासा ये नहीं मान रही थी कि मून पर कोई अननोन प्रेजेंस है, लेकिन इस स्पेस एजेंसी ने क्रैश के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मून पर कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसे साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। मून की ग्रेविटी भी वेरिएबल है, मून पर हमेशा कांस्टेंट ग्रेविटी नहीं रहती। मून बड़ा ही लंपी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ हिल्स और वैलीज हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ कुछ एरियाज में दूसरे एरियाज के मुकाबले ज्यादा ग्रेविटी है। कमाल की बात यह है कि डेंस मून रॉक ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले जोन्स बनाता है। साइंटिस्ट उन जोन्स को मैस्कॉन कहते हैं। ये मैस्कॉन असल में एक इनविजिबल फोर्स है जो मून की बेसिक ग्रेविटी बदल देती है, और वो ऐसा एक लोकल एरिया में करती है, पूरी ग्रेविटी को नहीं बदलती। नासा ने सैटेलाइट की ट्रैजेक्टरी को फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री में कैलकुलेट किया, लेकिन मल्टीपल मैस्कॉन्स जैसे वेरिएबल्स की वजह से विनाशकारी नतीजे सामने आए। उस मैस्कन की वजह से सैटेलाइट क्रैश हो गया था क्योंकि वो उसे खींच रहे थे, तो उन्होंने सैटेलाइट की पोजीशन ही बदल दी, जिससे सैटेलाइट मून के काफी करीब पहुंच गया। और अगर वो देर तक ऐसा करते रहते और उसमें छोटा सा भी बदलाव आ जाए तो सैटेलाइट क्रैश कर जाएगा। अपोलो सब सैटेलाइट का क्रैश करना एक एक्सीडेंट था, और वो वजह थी वो फोर्सेस जो नासा के कंट्रोल में नहीं थी, और वो इकलौता क्राफ्ट नहीं था जिसका इतना विनाशकारी अंत हुआ। जब जुपिटर की सतह पर एक डार्क स्पॉट नजर आया, वो कोई मामूली डार्क स्पॉट नहीं था, वो बहुत बड़ा था। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा कि इसकी वजह नासा का एक कंट्रोवर्शियल मिशन था। हमने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोड किया था। अपोलो प्रोग्राम से लेकर आज के डीप स्पेस प्रोल्स तक नासा के स्पेसक्राफ्ट ह्यूमन इंजीनियरिंग के एपेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबसे शानदार डिजाइन्स के लिए भी स्पेस ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। अक्टूबर 2003 एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की फोटो ले रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ी चौंकाने वाली बात नजर आई। 2003 में जुपिटर के पिछले हिस्से पर एक डार्क स्पॉट नजर आया था, जो बड़ी ही अनोखी बात थी क्योंकि किसी ने उसकी उम्मीद तक नहीं की थी। साइंटिस्ट ने पहले तो कहा कि जुपिटर के फेमस रेड स्पॉट की तरह वो डार्क स्पॉट भी शायद जुपिटर के वायलेट एटमॉस्फेयर में किसी तूफान से बना होगा। जुपिटर का वो रेड स्पॉट असल में एक तूफान है जो पिछले 300 साल से रुका नहीं है, आता जाता रहता है। ऐसे में उस जायंट प्लैनेट पर किसी नए स्पॉट का नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तूफान जुपिटर की सतह पर एक स्पॉट बना सकता है वो टेलीस्कोप से भी नजर आता है और पृथ्वी पर दिखने वाले किसी भी वेदर सिस्टम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर भी बहुत बड़ा है। उतनी बड़ी जगह पर कोई चीज एक ब्लैक स्पॉट बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के बाद ही बना सकती है। उस स्पॉट के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वहां शायद कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट इम्पैक्ट हुआ हो। जुपिटर बहुत बड़ा है और उसका पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल उसे हमारे सोलर सिस्टम में उड़ती किसी भी चीज का प्राइम टारगेट बना देता है। जुपिटर बड़ा प्लेनेट है और वो अपने आसपास से गुजरने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है। ये भी हो सकता है कि किसी कॉमेट जैसी एक फॉरेन बॉडी के इम्पैक्ट से जुपिटर पर एक मैसिव एक्सप्लोजन के निशान बन गए हो। ऐसा हो चुका है। कॉमेट शूमेकर लेवी जब जुपिटर से टकराया था
तब उसके ऊपर डार्क ब्लैक स्पॉट्स की पूरी लड़ी बन गई थी। लेकिन जुपिटर पर किसी बड़ी इम्पैक्ट की घटना 10 साल में एक बार होती है और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब वो स्पॉट्स नजर आए थे तब उनमें से किसी को भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सका था। अगर वो ब्लैक स्पॉट्स किसी नेचुरल चीज या किसी एलियन सिविलाइजेशन की वजह से नहीं बने थे तो और क्या बच गया? कहीं हमने तो नहीं बनाए? पृथ्वी से करीब 80 करोड़ किलोमीटर दूर किसी प्लैनेट पर इंसान का स्पोर्ट्स बनाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उनकी फोटो लेने से 1 महीने पहले ही नासा का गैलीलियो प्रोब जुपिटर की ओर जा रहा था। तभी वो नष्ट हो गया और किसी डाइंग स्पेसक्राफ्ट को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अंदर एक फुली फंक्शनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर था। हम अपने स्पेसक्राफ्ट से न्यूक्लियर डिवाइस भेजते हैं और सिर्फ उनकी मदद से ही हम उन्हें डीप स्पेस में पावर दे सकते हैं। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि हम उस न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेस में ही उड़ता छोड़ दें या उसे किसी तरह से डिस्पोज कर दें। साइंटिस्ट को डर था कि गैलीलियो का न्यूक्लियर पावर जनरेटर कहीं सोलर सिस्टम की उस जगह पर तबाही ना मचा दे जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खतरा तो इस बात का भी था कि कहीं गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा से न टकरा जाए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम आज भी मानते हैं कि उस विशाल समंदर के बर्फ के नीचे जीवन हो सकता है। हम नहीं चाहते थे कि वो स्पेसक्राफ्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराए जिसके अंदर जीवन हो सकता है। जब गैलीलियो मिशन का प्लान बनाया गया था तब इस बात के बहुत कम सबूत थे कि यूरोपा के बर्फ के नीचे लिविंग क्रिएचर्स हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट उस प्रोब की डिस्पोजल की ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन एक लाइफ बियरिंग वर्ल्ड के कंटेमिनेट होने की बात ने उन्हें इतना डरा दिया कि वो स्पेसक्राफ्ट और उसके प्लूटोनियम रिएक्टर को जलाकर राख करने की बात सोचने लगे। हम जानते थे कि हमें उस स्पेसक्राफ्ट का कुछ करना होगा। हम उसे स्पेस में उड़ता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हमने फैसला किया कि गैलीलियो को जुपिटर से टकराकर हम उसे खत्म कर देंगे। नासा का ये फैसला जब आम हुआ तब डच फिजिसिस्ट याकब वैन डे वोल्फ ने चेतावनी दी कि जुपिटर के वोलेटाइल एटमॉस्फेयर में किसी न्यूक्लियर मटेरियल को भेजने के अंजाम कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। जेकब वैन डे वोल्फ की थ्योरी ये थी कि गैलीलियो प्रोब, जिसके कोर में प्लूटोनियम था, उसे अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इम्प्लोड किया गया तो जुपिटर आग का एक विशाल गोला बन सकता है। लेकिन नासा ने इस बात की फिक्र किए बिना गैलीलियो को जुपिटर से टकरा दिया। हमने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक न्यूक्लियर डिवाइस का विस्फोट किया। जब वो स्पेसक्राफ्ट उस प्लैनेट के अंदर समाया तब उसे देखने की कोशिश भी की गई। ये बात बड़ी अनोखी थी कि उसकी सतह से टकराने के कुछ घंटों बाद ही वो वेपराइज हो गया। इंसान की बनाई एक चीज अब उस प्लैनेट की टेम्परेरी गैसेस का हिस्सा बन चुकी थी। उसके नजर आने की रिमार्केबल टाइमिंग के बावजूद इस बात के कई सबूत मिले कि सन 2003 में नजर आए वो डार्क स्पॉट गैलीलियो एक्सप्लोजन से नहीं बने थे। साइंटिस्ट अब इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि जुपिटर के कुछ डार्क स्पॉट्स शायद एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से ही बने हैं। हमारा अंदाजा था कि हम अरोरा से बने हाइड्रोकार्बन्स का इफेक्ट देख रहे हैं। वो भी पृथ्वी की अरोरा बोरियालिस जैसा ही है, लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है और आज भी एक मिस्ट्री है। ये कितनी हैरानी की बात है कि गैलीलियो की सबसे बड़ी खोज ये थी कि जुपिटर के एक मून पर जीवन हो सकता है और वही उस प्रोब के डिस्ट्रैक्शन की वजह बना। लेकिन कई ऐसी मिस्ट्रीज भी है जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं और वो जुपिटर सिस्टम से कहीं ज्यादा करीब भी है। अपोलो 12 मिशन की एक फोटो से उस चीज का पता लगा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। अगर वो सचमुच मून पर ही थे तो उनके वाइजर्स पर रिफ्लेक्ट होते वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिख रहे थे? वहां तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। उस पर्टिकुलर पिक्चर में जो चीज दिख रही थी वो पहले कभी किसी ऑफिशियल फोटोग्राफ में नहीं दिखी थी। तो क्या सिर्फ एक फोटो से इंसान की सबसे बड़े अचीवमेंट पर शक किया जा सकता है? क्या बात है, अमेजिंग! कुछ लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग्स कभी हुई ही नहीं थी। अपोलो 12 लूनर मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स पीट कॉनराड और एलन बीन मून के एक रीजन की ओर अपना फाइनल अप्रोच कर रहे थे, जिसे ओशन ऑफ स्टॉर्म्स भी कहते हैं। मुझे वहाँ होराइजन पर कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ।
मैं सोच रहा था कि हम कहाँ लैंड करेंगे। वहाँ सतह पर जगह नहीं दिख रही थी और हम इंतजार कर रहे थे कि प्रोब से लाइट हो, क्योंकि वो हमसे करीब 1.5 मीटर नीचे लैंडिंग पैड पर था। मैंने कहा कॉन्टैक्ट लाइट। कॉन्टैक्ट लाइट। रॉजर, सुन लिया। फिर पीट ने टच डाउन किया। लैंडिंग से हम सिर्फ 6 मीटर की दूरी पर हैं। कॉनरैड और बीन के लिए किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने की बात ही बड़ी हैरानी वाली थी। मैंने सीढ़ी नीचे की और थोड़ा लड़खड़ाया भी, लेकिन फिर खुद को स्थिर किया और सोचने लगा ये तो मून है, हम पहुंच चुके हैं। कमाल की बात है, किसी साइंस फिक्शन जैसी, लेकिन हम उसे महसूस कर रहे थे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ज्यादातर वक्त अपनी एक्टिविटीज को फोटोग्राफ की मदद से डॉक्यूमेंट करते हुए बिताया। हमें काफी लंबे समय तक मून पर फोटोग्राफ लेने की ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त ऑटोमेटिक फोकस नहीं होता था, कैमरे में ऑटोमेटिक एक्सपोजर नहीं होता था, सब कुछ मैनुअली करना पड़ता था। हमने हर फ्रेम सही तरीके से लिया था क्योंकि हमें इसकी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि वहाँ फोटोग्राफिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी और एनवायरनमेंट भी एलियन था, पर बीन और कॉनरैड ने बहुत अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें ली। लेकिन कुछ लोगों को उन तस्वीरों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फोटोग्राफ्स कमाल के थे और ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि उतने हार्श कंडीशंस में उन प्रिमिटिव इक्विपमेंट से इतनी अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। बीन की ली एक फोटो ने नासा पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। वो एनोमली थी तो छोटी सी, लेकिन साफ दिख रही थी। बीन के फेस प्लेट पर कॉनरैड साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा भी था जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। सिंगल फ्रेम से उस इरेगुलरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता था, लेकिन उस मिशन पर क्या हुआ था इसका एक और रिकॉर्ड था। लैंडिंग से हम सिर्फ अपोलो 12 पर कलर टेलीविजन कैमरा भी था। नीचे सतह पर जाने के बाद मेरा काम था कलर टीवी कैमरा चलाना और उसे पीछे की ओर रखना ताकि सब अच्छी तरह से देख सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने शूटिंग शुरू की, बीन की फुटेज कट गई। उस अनोमली सोर्स का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं बचा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि मून पर कुछ तो हुआ था जिसके बारे में नासा बताना नहीं चाहती थी, और ये कहना ज्यादा आसान था कि कैमरा खराब हो गया था, इसलिए लैंडिंग की कोई सब्सिक्वेंट वीडियो फुटेज नहीं बची। बीन ने कहा कि वो वीडियो फेलियर एक छोटी सी गलती थी। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि उसे कभी भी सूरज की ओर मत करना, ऐसा भूल कर भी मत करना। मैं ये बात भूल गया था और मैंने कैमरा सूरज की ओर कर दिया, जिससे उसकी ट्यूब जल गई। वो बड़ा ही एडवांस कैमरा था, पर उसमें बड़ी सिंपल सी फिजिक्स इन्वॉल्व थी। अगर उसे सूरज की ओर किया जाता तो उसकी वीडियो कॉन ट्यूब जल जाती, तब पिक्चर भी नहीं बचती। बिना किसी वीडियो रिकॉर्ड के हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस एनोमली की वजह क्या थी। एक आइडिया ये था कि बीन के वाइजर पर नजर आने वाला वो रोग रिफ्लेक्शन शायद कमांड मॉड्यूल का था जो कैमरे में आ गया था, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में लैंडिंग स्लाइड के आगे निकल गया था। लेकिन इस बात से अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स सहमत नहीं थे। वो कमांड मॉड्यूल नहीं हो सकता था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल तो वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर था और वो उतना बड़ा नहीं दिख सकता था। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना था कि वो फोटो सबूत है कि नासा ने झूठ मूठ के मून मिशंस किए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं और वो सब कुछ हमने किसी मूवी स्टूडियो में शूट किया था। पीट कॉनरैड ने एलन बीन की एक ऐसी फोटो ली थी जिसमें उसके वाइजर पर एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि उसकी वजह थी स्टूडियो लाइटिंग। अगर वो किसी साउंड स्टेज की बजाय सचमुच मून पर ही थे, तो फिर उनके सामने वाइजर्स पर रिफ्लेक्ट होते वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिख रहे थे? वहाँ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। किसी मूवी सेट पर लगी ओवरहेड लाइटिंग रिंग को उस अनोमली की वजह माना जा सकता है, लेकिन उसके बारे में कई और थ्योरीज है। मैं ये नहीं मानता। 1960 और 70 में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम फेक मून लैंडिंग को उतने कन्विंसिंग तरीके से दिखा सकें। मुझे तो लगता है कि वो मून डस्ट था जो हेलमेट पर जमा हो गया था, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बार बार वाइजर को ऊपर नीचे कर रहे थे। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलने की वजह से उस वाइजर एनोमली से जुड़ी तमाम थ्योरीज सिर्फ अनुमान पर ही टिकी थी। लेकिन ये बात कि नासा ने फेक मून लैंडिंग्स की थी, उन लोगों को पसंद नहीं आई जो उन मिशंस पर गए थे।
जो लोग यह कहते हैं कि सब कुछ एक साउंड स्टेज पर किया गया था, उनसे मैं यही कहूंगा कि वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी जानकारी पढ़ाई थी, कुछ हैरतअंगेज काम किए थे, और मैं तो उन किताबों को सिरे से खारिज करता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक एस्ट्रोनॉट ने एक बड़ी ही अनोखी चीज को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के किनारे पर उड़ते देखा। और उन्होंने कहा, यहाँ आओ और तुम भी उसे जरा देखो। और जब नासा मिशन ने उसकी जांच की तो एक ऐसी घटना सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो कॉस्मिक विजिटर्स थे किसी और दुनिया से। 18 दिसंबर सन 2002 पृथ्वी की सतह से करीब 300 किलोमीटर ऊपर एक्सपेडिशन 6 का क्रू बड़ी मेहनत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फाइनल सेक्शंस का काम खत्म करने में जुटा था। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजरा और सदर्न ओशन पर पहुंचा, तब क्रू ने देखा कि एक बड़ी ही अनोखी चीज स्पेस के छोर पर मंडरा रही थी। हमारे रशियन क्रूमेट निकोलाई पेट्रोन ने कहा, केन यहाँ आओ, तुम भी उसे जरा देखो। जब बाव सॉक्स ने स्पेस में देखा तो वो भी उस चमकने वाली बादल जैसी फॉर्मेशंस को देखकर हैरान रह गए, जो पृथ्वी की सतह से करीब 24 किलोमीटर ऊपर थी। उसे देखकर एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में सबसे पहले यही आया कि वो एक बादल को देख रहे हैं, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वहां किसी कन्वेंशनल बादल के होने का सवाल ही नहीं उठता था। स्पेस में क्लाउड इम्पॉसिबल। बादल में पानी के काउंटलेस टाइनी पार्टिकल होते हैं, लेकिन स्पेस में जो हवा होती है पृथ्वी के करीब 80 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में वो बिल्कुल सूखी होती है। उस सहारा रेगिस्तान के ऊपर की हवा से भी ज्यादा सूखी होती है। ये बात बड़ी अनोखी थी, लेकिन हमारे पास एक फोटोग्राफिक एविडेंस था जिससे हम झुठला नहीं सकते थे। अगर पानी किसी तरह से उस ऊंचाई तक पहुंच भी गया था, तब भी बादल के फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉब्लम थी। बादल तभी बन सकता है जब पानी किसी चीज के ऊपर जम सके। उस फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए न्यूक्लियाई या टाइनी सीड्स की जरूरत पड़ती है, और आमतौर पर हवा में उड़ती वो डस्ट उन सीड्स का काम करती है। सन 2007 में नासा ने एक डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, 210 किलो का एम सैटेलाइट, जिसका काम था उस ग्लोइंग क्लाउड फिनोमिनन की जांच करना। उस सैटेलाइट के सेंसर्स ने पता लगाया कि उसके ऊपर लगातार कॉस्मिक डस्ट की बारिश हो रही है। साइंटिस्ट ये देखकर दंग थे कि रोजाना 100 टन से ज्यादा स्पेस डस्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जा रही है, और वो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए काफी है। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। वो डस्ट उन मिटियोर्स के फ्रेगमेंट से निकल रही थी जो हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा चुके थे। वो दूसरी दुनिया के कॉस्मिक विजिटर्स थे। मार्स पर पहुंचे नासा के पहले प्रोब ने एक आइकॉनिक इमेज भेजी। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री की सबसे सरप्राइजिंग इमेज थी। उसमें आई सॉकेट्स, नाक और माउथ स्ट्रक्चर नजर आ। लेकिन जब वाइकिंग ने उसे वेरीफाई करने के लिए और तस्वीरें ली, तब सारे डेटा नासा के आर्काइव में कहीं दफन हो गए। उन पिक्चर्स का नहीं मिलना बड़ी इम्पॉसिबल सी बात थी। और तब मार्स पर नजर आया वो चेहरा बन गया एक कंस्पिरेसी थ्योरी। जब से नासा ने इंसान को पहली बार स्पेस में भेजा है, तभी से ये एजेंसी बड़े साइंटिफिक तरीके से ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यूनिवर्स में हम अकेले हैं। अगर साइंटिस्ट को कोई पोटेंशियल एविडेंस मिलता है तो वो उसके बारे में पब्लिक को कुछ भी बताने से पहले उसकी स्क्रूटनी करते हैं, लेकिन कई बार पब्लिक भी नतीजे पर पहुंच जाती है। जुलाई सन 1976 नासा के वाइकिंग 1 लैंडर ने नया इतिहास रच दिया। वो मार्शियन सरफेस पर पहुंचने वाला इंसान का बनाया पहला स्पेसक्राफ्ट था।
करीब 1600 किलोमीटर की ऊंचाई से वाइकिंग ऑर्बिटर उसकी सतह को स्कैन करने लगा ताकि आने वाले मार्स मिशंस के लिए लैंडिंग साइट्स ढूंढ सके। जब उसने वो तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी तो यहाँ मौजूद साइंटिस्ट ने रेड प्लैनेट को बड़े डिटेल में देखा और एक फोटो ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। वहां से जो तस्वीरें आई थी उनमें कई माउंटेन्स और वैलीज दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था उस चेहरे ने जो एक फोटो में साफ नजर आ रहा था। वो पृथ्वी की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उस पर्टिकुलर इमेज को देखने पर इंसान का चेहरा नजर नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। नासा ने वो फोटो पब्लिक के लिए ओरिजिनली रिलीज की थी ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका इंटरेस्ट बढ़े। बात बन गई, शायद इसलिए कि मार्स पर चेहरा मिलने की बात पहले से ही प्रेडिक्टेड थी। वाइकिंग ने जब वो आइकॉनिक फोटो ली थी उसके करीब 20 साल पहले लेजेंडरी आर्टिस्ट जैक कर्बी ने एक कॉमिक बुक बनाई थी जिसका नाम था फेस ऑन मार्स। जैक कर्बी की उस कॉमिक बुक में एक बहुत पुरानी डेड रेस की बात थी जिसने मार्स पर एक चेहरा बनाया था। इसी वजह से जब मार्स पर वो चेहरा मिला तो इस बात को और हवा मिल गई कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। अगर वो चेहरा सचमुच एक मॉन्यूमेंट था तो वो बहुत बड़ा था, करीब 18 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, जो बहुत ऊंचाई से या स्पेस से ही देखा जा सकता था। मार्स पर वो चेहरा उन क्रिएचर्स ने बनाया था जो कभी मार्स पर रहते थे। इस बात ने लोगों को ज्यादा नहीं चौंकाया। पृथ्वी पर भी तो स्टोनहेंज और पिरामिड्स जैसी चीजें हैं, उन्हें हम आसमान से देख सकते हैं। मार्स पर लगे उस चेहरे ने लोगों में इतना इंटरेस्ट पैदा किया था कि वाइकिंग प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट जेराल्ड सॉफन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो अनोमली असल में लाइट की एक ट्रिक थी। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स पर नजर आया चेहरा बस एक ह्यूमन इमेजिनेशन है। इंसान होने की वजह से हम चेहरे पहचानते हैं, इस काम में हम बड़े माहिर हैं। एवोल्यूशनरी हम ये समझ लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हम रोज ही चेहरे देखते हैं हर जगह। मगर साइंटिस्ट उस अनोमली के ट्रू नेचर के बारे में दावे से तभी कुछ कह सकते थे जब उन्हें और डेटा मिलता। 35 दिन बाद वाइकिंग ऑर्बिटर दूसरी बार मार्स के सिंडोनिया रीजन से गुजरा और उसने फिर से एक फोटो ली उसी एरिया की, और बिल्कुल अलग एंगल से फोटो लेने पर भी वो चेहरा क्लियरली विजिबल था। अगर आप इस लेफ्ट वाली इमेज को देखें तो आपको वो चेहरा अपनी शैडो के साथ नजर आएगा, लेकिन 35 दिन बाद जब उसी रीजन में एक दूसरी फोटो ली गई तो उसमें भी वो चेहरा नजर आया, लेकिन इस बार उसका शैडो थोड़ा छोटा था। मतलब उस वक्त सूरज एक अलग एंगल पर था। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा नेचुरली हो रहा था या ये सब आर्टिफिशियल था? मार्स से आई दूसरी फोटो से ये साफ हो गया था कि वो चेहरा लाइट की ट्रिक नहीं था, क्योंकि अगर वो शेप सिर्फ शैडोज से बनी होती तो वो अलग लाइट कंडीशन में दूसरे एंगल से नहीं दिखती। लेकिन किसी वजह से वो फोटो पब्लिक में आम नहीं की गई। वो फोटो तो 4 साल बाद सामने आई जब 2 इमेज प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स खुद पुराने मार्स मिशन डेटा को सर्च करने लगे। हमें उस चेहरे की दूसरी फोटो मिली, लेकिन वो मिसफाइल डेटा के बीच पड़ी थी और उसे देखने के बाद हमारे मन में शक होने लगा। नासा बार बार कहती रही कि वो तस्वीरें पब्लिक के लिए अवेलेबल थी, लेकिन आर्काइविंग और प्रिजर्वेशन की मेथड्स की वजह से उन्हें एक्सेस कर पाना मुश्किल था। उन्हें टेप्स पर स्टोर किया गया था, उन टेप्स की कई कॉपीज बनाई गईं और फिर उन्हें मल्टीपल लोकेशंस पर आर्काइव किया गया। उन पिक्चर्स का नहीं मिलना बड़ी इम्पॉसिबल सी बात थी। 20 साल से ज्यादा समय तक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नासा पर आरोप लगाते रहे कि वो उस चेहरे की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड्स को इग्नोर कर रही है। लेकिन फिर सन 1998 में एक स्पोक्समैन ने मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पर बड़ी चौंकाने वाली अनाउंसमेंट की। जिम गैरविन मार्स एक्सप्लोर मिशन के सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने कहा कि मार्स पर वो चेहरा उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। नासा भी अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को उस मामले पर लगाने को तैयार थी जिसे वो पहले ही अनइम्पोर्टेंट बताकर डिसमिस कर चुकी थी। इस बात से भी लोगों में सस्पिशन बढ़ा। इसका क्या मतलब था? अब इस चेहरे के लिए इतनी परेशानी क्यों खड़ी हो रही थी? शायद नासा को लग रहा था कि वो एक तरह का आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था। हालांकि उसका रेजोल्यूशन अब 1970s के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा शार्प था।
लेकिन नासा ने 1998 में जो फोटो जारी की थी उससे वो मिस्ट्री खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि नासा ने मार्स के असली चेहरे को छुपाने के लिए फोटो बनाई है। वो फोटो मार्स विंटर में ली गई थी, वहां तब थोड़े बादल भी थे, जिसकी वजह से कुछ डिटेल्स साफ नहीं थी, और वो फोटो भी अलग एंगल से ली गई थी, इसलिए उसका कंपैरिजन पुरानी से नहीं किया जा सकता था। सन 2001 में नासा ने उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की एक आखिरी कोशिश की। मार्स ग्लोबल सर्वेयर प्रोब ने वहां ठीक ऊपर से एक और फोटो ली। नासा को पब्लिक डिमांड के सामने झुकना पड़ा। उसने उस जगह पर अपना सैटेलाइट भेजा और उस एरिया की क्लोजअप फोटो ली। नासा टेक्नीशियन ने नई फोटो को पुरानी इमेजेस के साथ मर्ज करके एक 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया। हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव की उन इमेजेस को लिया और उन्हें कंप्यूटर में डाल दिया, और अब 1970s में जो चीज एक फ्लैट पेपर पर दिख रही थी वो रियल बन चुकी थी। नासा की उस 3D इमेज से पता लगा कि मार्स पर नजर आया चेहरा असल में चेहरा था ही नहीं। इनफैक्ट वो एक खूबसूरत पहाड़ था, एक जियोलॉजिक फीचर जिसमें रोडिंग स्लोप भी थे। आखिर में पता लगा कि मार्स का वो चेहरा असल में स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों की प्रिमिटिव इमेजिंग टेक्निक्स का नतीजा था। जब नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मार्शियन सरफेस पर एक बड़ी अनोखी चीज की फोटो ली, सतह पर एक लम्ब दिख रहा है जो काफी हद तक एक जेली डोनट जैसा था। उस खोज से दुनिया भर में कंफ्यूजन फैल गया। ये जेली डोनट सचमुच एक मिस्ट्री था। कुछ देर पहले वो वहां नहीं था, लेकिन फिर अचानक वहां नजर आने लगा। पृथ्वी के अलावा हम पूरे यूनिवर्स में मार्स की सतह को ही ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन वो डेड वर्ल्ड आज भी हमें सरप्राइज करता रहा है। 8 जनवरी सन 2014 अपॉर्चुनिटी रोवर 10 साल से रेड प्लैनेट पर मिनरल्स ढूंढ रहा था। जब वो करीब 23 किलोमीटर चौड़े एंडेवर क्रेटर के किनारे एक रिज के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज नजर आई। हमने उसकी कुछ कलर पिक्चर्स ली और वहीं से हमें वो जेली डोनट मिला था। वो एक गोल सी चीज थी, डोनट साइज की, और उसके बीच में एक रेडिश पर्पलिश टिम्पल भी था। उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जैसी कोई भी चीज पहले कभी मार्स पर दिखी ही नहीं थी, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसी जगह पर 12 दिन पहले ली गई ये तस्वीरें देखी तो वो ऑडिटी एक मिस्ट्री बन गई। उसी जगह पर उस फोटो में कोई जेली डोनट नहीं था। मार्स पर किसी चीज को मूव करते देखना इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि पहले वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जेली डोनट पहले वहां नहीं था, लेकिन फिर वहां नजर आने लगा। पिछले 200 करोड़ साल में वहां सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई थी कि हमारा रोवर वहां चल रहा था। वहां इससे ज्यादा एक्टिविटीज कभी नहीं हुई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में यही आया कि शायद उसे किसी मार्शल ने मार रखा है और वो कह रहा है देखो हम यहाँ हैं। जब नासा ने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तब स्पेकुलेशन बढ़ने लगा। क्या वो डोनट एक ऑर्गेनिक लाइफ था, एक फंगस था, या फिर मार्शियन मिट्टी में कोई पौधा उगा था? एक कंट्रोवर्शियल साइंस राइटर ने तो लॉ सूट भी फाइल कर दिया था, जिससे नासा उस ऑब्जेक्ट को और करीब से एग्जामिन करने के लिए मजबूर हो गई। कई लीडिंग साइंटिस्ट मानते थे कि उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट की जांच होनी चाहिए। मैं कई साल से एक फॉसिल हंटर हूँ, और जब मैं फॉसिल्स की तलाश में जाता हूँ तब मुझे वहाँ हजारों पत्थर दिखते हैं, और अगर उनमें से कोई मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तब मैं कहता हूँ अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, मैं इसे डिटेल में एग्जामिन करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि नासा ने उस पत्थर को डिटेल में स्टडी नहीं किया था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो ये बात किसी साइंटिफिक पेपर में जरूर छप। देखिए, मुझे किसी भी लॉसूट के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन पब्लिक उसके बारे में जानना चाहती है। ये बड़ी नेचुरल बात है। वो ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई भी जानना चाहेगा। नासा पहले तो ये नहीं बता पाई कि वो मिस्टीरियस रॉक कैसे मूव हुआ था।
लेकिन फॉर्मर नासा साइंटिस्ट रिचर्ड वूवर की अपनी एक थ्योरी है। वो शायद किसी मेटेओराइट का हिस्सा था जो मार्स की सतह पर गिरा था और उसके कुछ टुकड़े हो गए थे। उनमें से ही एक पीस रोवर के काफी करीब जाकर गिरा था। हालांकि वूवर की थ्योरी यकीन के लायक है, लेकिन उससे जुड़ा कोई एविडेंस नहीं है। रोवर में कोई साइज्मोग्राफ नहीं लगा। जब तक वहाँ कोई नया क्रेटर नहीं बनता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसका पता लगाने का यही एक तरीका है। जब नासा ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया तो उससे पता लगा कि जेली डोनट असल में रोवर के पहिए से खिसका एक पत्थर था। अपॉर्चुनिटी रोवर ने वहां एक चक्कर लगाया था और मुझे लगता है कि जब उसका पहिया नीचे सतह पर घूम रहा था तभी एक पत्थर उछल गया और वहीं जमीन से उड़ता हुआ आगे गया और उस जगह पर गिरा जहां वो हमें दिखा था। मैं पृथ्वी के रेगिस्तान में जीप्स और रोवर्स चला चुका हूं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इस बात पर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। मुझे तो ये लगता है कि इसने पत्थर को क्रश कर दिया था, फिर पत्थर का कुछ भाग पहिए में फंस गया और फिर वही हुआ जो वॉशिंग मशीन में होता है, पत्थर घूमकर बाद में बाहर निकल गया। भले ही वो व्हील थ्योरी सही हो, पर नासा के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि वो जेली डोनट अब भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बाहर से वो गहरे लाल रंग का है, लेकिन वो मार्शियन रेड नहीं है और उसका कंपोजिशन भी बड़ा ही अनोखा है। किसी ने उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में साइंटिफिक डिटेल से कभी कुछ नहीं लिखा, ना ही ये बताया कि उसके रेडिश इंटीरियर का क्या नेचर था। इन सवालों के जवाब बायोलॉजिस्ट्स जानना चाहते हैं ताकि ये पता लगा सके कि क्या वो एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट है। उस जेली डोनट से एक बात तो साफ हो गई है कि हम उस रेड प्लैनेट के बारे में अब भी बहुत सी बातें नहीं जानते। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी से एटलस 5 का लिफ्ट ऑफ हो गया है। नासा के एक रॉकेट ने ब्लास्ट ऑफ किया तो लॉन्च साइट पर बड़े ही अनोखे वेदर इवेंट्स नजर आने लगे। किसी रॉकेट लॉन्च के बाद नॉर्मली ऐसा कुछ नजर नहीं आता। जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर जा रहा था, केप कैनावरल का आसमान भी स्ट्रेंजर होता जा रहा था। वो बड़ा ही यूनिक और अनएक्सपेक्टेड नजारा था। वो भी किसी साई-फाई मूवी जैसा था, लेकिन बिल्कुल असली था, सचमुच हो रहा था। केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन 11 फरवरी सन 2010। 11 फरवरी सन 2010 एक एटलस 5 रॉकेट स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 पर मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा था। उसमें एक बड़ा प्रेशियस पेलोड था, नासा की 85 करोड़ डॉलर की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। उम्मीद थी कि उस सैटेलाइट से नासा को किसी और मिशन के मुकाबले 50 गुना ज्यादा डेटा मिलेगा और उससे हमारे सबसे करीबी स्टार के राज भी खुलेंगे। वो सर्दियों की बड़ी सुहानी सुबह थी, आसमान में हल्के बादल छाए थे। एक रॉकेट लॉन्च के लिए वो दिन बड़ा अच्छा था। एसडीओ के एजुकेशन एंड आउटरीच मैनेजर रोमियो डर्शा उस लॉन्च की शूटिंग कर रहे थे। मैं उस मिशन पर पहले दिन से ही काम कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं भी चाहता था कि वो प्रोजेक्ट लिफ्ट ऑफ करे और आसमान में जाए। 3, 2, 1, 0 इंजन शुरू हो चुका है। एटलस 5 लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार। डर्शर और ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम से जुड़े उनके कलीग्स के लिए वो पल उनकी साल भर की मेहनत का कल्मिनेशन था, लेकिन वहां आए लोगों को वो शानदार नजारा नहीं दिखा जो वो देखना चाहते थे। मैं अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देख रहा था और मैंने सुना कि लोग कह रहे थे, वाओ। वहां खड़े सभी लोग उस नजारे को देखकर दंग थे, और जिन लोगों ने 40, 50 या 60 लॉन्चेस देखे थे, उन्होंने भी कभी ऐसा कोई नजारा नहीं देखा था। लोगों की नजरें आसमान में उस जगह पर टिकी थी जहां खूबसूरत कलर्स का एक शानदार स्पेक्ट्रम दिख रहा था। उस एक्टिव रॉकेट लॉन्च साइट के ठीक ऊपर उस तरह का रेनबो बनना अपने आप में बड़ी अनोखी बात थी। अगर किसी चीज से स्पेसक्राफ्ट को खतरा हो तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है, लॉन्च के बाद भी। मिशन कंट्रोल ने उस घटना को इग्नोर किया और लॉन्च जारी रखा, लेकिन जैसे ही रॉकेट सुपरसोनिक हुआ,
उसके आसपास का आसमान और भी अनोखा हो गया। वहाँ हमें वेव के कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे थे। वो एक के बाद एक बनते जा रहे थे, जैसे तालाब में पत्थर मारने पर बनते हैं। पहले तो वो रिपल्स बहुत ही छोटे थे, लेकिन जल्द ही वो काफी बड़े होते चले गए। मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम उसे देख रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हम क्या देख रहे हैं। जब ये लगने लगा कि सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी का वो लॉन्च कर्स्ट है, तभी वहां खड़ी भीड़ ने आसमान में एक और बड़ा अनोखा नजारा देखा। डर्शर उसे अपने कैमरा में कैप्चर कर रही थी। हमें वहां लाइट की एक सफेद बीम दिखी जो रॉकेट को फॉलो करती हुई बढ़ रही थी। वो जो भी चीज थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नॉर्मली लाइट इफेक्ट्स आसमान में बने रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं, लेकिन वो लाइट रॉकेट के पीछे पीछे जा रही थी। मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। और उस अजीबोगरीब घटना के बाद तो ऐसी घटनाओं की झड़ी लग गई और साइंटिस्ट इसका सच जानने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि पहली घटना जिसमें लॉन्च साइट के ऊपर आसमान में वो मल्टी कलर्ड गोस्ट दिखा था, वो वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता था। वो देखने में एक रेनबो के पैच जैसा लग रहा था, लेकिन वो रेनबो नहीं था, उससे असल में सनडॉग कहते हैं। वो रेनबो जैसा ही होता है, लेकिन उसमें वाटर वे या वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बल्कि आइस क्रिस्टल होते हैं, और उसकी वजह से ही आसमान में वो डांसिंग कलर्स दिख रहे थे। सनडॉग्स शायद एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के एक ग्रुप का सबसे स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले है, जिसे वेदर साइंटिस्ट कहते हैं आइस हेलोस। हेलो फिनोमेना तब होता है जब सनलाइट ऊंचे बादल में बर्फ के काउंटलेस मिन्स्क्यूल क्रिस्टल के बीच से गुजरती है। वो टाइनी क्रिस्टल का काम करते हैं और सनलाइट को हमारी तरफ फ्लैश करते हैं। पिछले लॉन्चेस की फुटेज से एक और फिनोमेनन का पता लगा। आसमान में दिखने वाला अनोखा रिपलिंग इफेक्ट जो पहले भी देखा गया था, लेकिन सनडॉग के साथ उसका नजर आना बड़ी हैरानी की बात थी। यहाँ हो ये रहा था कि रॉकेट तो मैक्स क्यू यानी मैक्सिमम डायनेमिक प्रेशर पर पहुंच रहा था, और ऊपर बढ़ते रॉकेट के लिए एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। और वेदर साइंटिस्ट का कहना है कि फाइनल फिनोमेनन रॉकेट के पीछे जाने वाली लाइट की वो बीम शायद पहले का एक अनडिस्कवर्ड ऑप्टिकल इफेक्ट था। जब रॉकेट एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा था तो सुपरसोनिक था, और उसे एटमॉस्फेयर को पहले ही बताना था कि वो आ रहा है, इसलिए उसने एक शॉक फ्रंट बनाया, और वही शॉक फ्रंट बाद में रॉकेट के पीछे पीछे वैसे ही चलने लगा जैसे किसी बोट का वेग हो। पहले कभी नहीं दिखे उस लाइट इफेक्ट का दो बड़े ही अनोखे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के बाद दिखना एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। उन अनोखी घटनाओं की वजह चाहे जो भी हो, वो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट को नहीं रोक पाए। वो हमारे सबसे करीबी स्टार के मिस्ट्री का पता लगाने में जुटी है। इंसान के मून की सतह पर पहला कदम रखने के कई दशक बाद भी अपोलो मिशंस हमें बार बार चौंकाते रहे हैं। हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन नई डिस्कवरीज अपने साथ फ्रेश चैलेंजेस लाती है। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का नया युग नए सवाल भी खड़े कर रहा है, और उन सवालों के जवाब शायद सब कुछ बदल डाले।